Hi guys, I'm Anvita Divedi from Target for IQ, and this is the third video in the series of company law. See, company law is all about the establishment and registration and the managerial conduct of the company. But in order to understand all these regulations and all these things about the company, we first need to understand what are the features of the company, what are the characteristics of the company. So in order to do that, our today's topic is features of the company. देखिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसकी विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कंपनी में आता है और कौन सा इंस्टीट्यूशन कंपनी नहीं कहलाता है. तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है, और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बना है, उसे हम कंपनी मानेंगे. अब देखिए, कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर फीचर या ये पर्टिकुलर विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ कंपनी में ही पाई जाएंगी. तो वो विशेषताएं जो वो क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. पहली जो विशेषता है कंपनी की वो ये सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका क्या मतलब हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि हम किसी भी कंपनी का एक अलग अस्तित्व होता है, एक इंडिपेंडेंट कानूनी अस्तित्व होता है. ठीक है, एक पृथक इकाई मानी जाती है, एक पृथक अस्तित्व होता है किसी भी कंपनी का. और ये जो फीचर है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये 3-4 चीज़ें आपको बताता है. पहली बात तो ये बताता है कि कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है. अब लीगल पर्सनालिटी होने का क्या मतलब है? देखिए, लीगल पर्सनालिटी होने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी को रजिस्टर करेंगे तो कंपनी के जो राइट्स होंगे, ठीक है, या फिर कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो किसी ह्यूमन बीइंग की तरीके होंगी. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग से राइट्स होते हैं, कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो उसी तरीके से कंपनी को भी एक लीगल पर्सनालिटी माना जाएगा. जैसे ह्यूमन बीइंग के पास ये अधिकार होता है कि वो केस कर सके या उसके अगेंस्ट में कोई केस कर सके, ये उसकी लाइबिलिटी होती है. तो उसी तरीके से कंपनी को भी एक लीगल पर्सनालिटी दी जाती है ताकि कंपनी कैन बी स्यूड एंड कंपनी कैन स्यू एज वेल. ठीक है, अब इसी तरीके से जो सेपरेट लीगल एंटिटी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि कंपनी डिस्टिंक्ट मानी जाएगी अपने मेंबर से, यानी कि मेंबर से अलग हट के इसका एग्जिस्टेंस माना जाएगा. यानी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, हम ये नहीं कह देंगे कि वो कंपनी को वो बेसिकली कंपनी के मेंबर्स ही कंपनी है, बल्कि कंपनी का अपना एक पृथक अस्तित्व है कंपनी के मेंबर से. यानी कि कंपनी के मेंबर्स को, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी को आपको किसी भी कारणवश कंपनी से आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप कंपनी को स्यू करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके मेंबर को स्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंपनी को ही स्यू कर रहे हैं. तो यानी कि वहाँ पे मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं होगा, आप उनको उनकी पर्सनल कैपेसिटी में स्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी का ये भी मतलब होता है कि कंपनी अपने नाम पर, कंपनी के नाम पर, यानी कि प्रॉपर्टी ओन कर सकती है. इसके अलावा कंपनी बैंक अकाउंट, कंपनी का अपना एक बैंक अकाउंट हो सकता है कंपनी के नाम पे, जो कि उसके मेंबर्स का बैंक अकाउंट नहीं माना जाएगा. ठीक है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है. ठीक है, और इस कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ होगी. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और किसी भी व्यक्ति के साथ, और या फिर कंपनी के जो मेंबर्स भी हैं वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपनी के अगेंस्ट में केस भी कर सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि डेट, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ में कि कभी भी डेट की रिकवरी के लिए कंपनी के मेंबर्स कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं. अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंपनी के मेंबर फॉर द रिकवरी ऑफ डेट कंपनी को स्यू कर सकते हैं, तो नहीं, इसके मेंबर्स नहीं कर सकते हैं, क्रेडिटर्स कर सकते हैं. जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है वो लोग कर सकते हैं. ठीक है, डेट रिकवरी के लिए. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन. अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का अपना एक उत्तराधिकार है, यानी कि लगातार तौर पे, कंटिन्यूअस तौर पे कंपनी उत्तराधिकारी देती रहेगी.
इसका क्या मतलब है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में, यानी कि अगर इसके मेंबर्स की डेथ हो जाती है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उन मेंबर्स में कोई चेंज होता है, तो बिजनेस हमेशा जारी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी का बिजनेस हमेशा जारी रहेगा, वो अपने नए मेंबर्स को ऐड करती रहेगी और कंपनी चलती रहेगी, यानी कि वो किसी और को उत्तराधिकार देती रहेगी, उत्तरदायित्व देती रहेगी। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये भी है कि एक तरीके से कंपनी को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो ये जो परपेचुअल सक्सेशन वाली बात है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि कंपनी पे किसी भी तरीके की सिचुएशन का, यानी कि मेंबर्स की डेथ का और मेंबर्स के चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कंपनी के परपेचुअल सक्सेशन का एंड तभी होगा, तभी माना जाएगा जब कंपनी एंड हो जाए, यानी कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाए, ठीक है। कंपनी वाइंड अप हो जाए तभी हम मानेंगे कि ये फीचर और कंपनी के बाकी सारे फीचर्स खत्म हो गए हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी का। देखिए, कंपनी किन किन केसेस में लाइबल होती है इस बात के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो लाइबिलिटी है कंपनी की, वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती है कि कंपनी का टाइप क्या है, यानी कि कंपनी किस प्रकार की है। आपको पता है कि कंपनीज कई प्रकार की होती हैं, कुछ कंपनीज लिमिटेड होती हैं, कुछ कंपनीज अनलिमिटेड होती हैं, और इस तरीके से बहुत सारे प्रकार होते हैं कंपनी के। तो वो प्रकार के जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन तब तक ये समझ लेते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी से दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, दो डेरिवेशंस जो सामने आते हैं वो ये हैं कि एक तो कंपनी, देखिए, शेयर से लिमिटेड होती है। जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो उनकी वो लिमिटेड बाई शेयर्स होती हैं, और आइदर वो लिमिटेड बाई गारंटी होती हैं। तो जब कंपनी लिमिटेड बाई शेयर होती है तो जो डेट होगा कंपनी का वो उसके शेयर होल्डर्स का डेट नहीं बनता है। यानी कि मान लीजिए अगर कंपनी लॉस में चली जाती है और कंपनी के ऊपर डेट चढ़ जाता है, तो इसके शेयर होल्डर उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। शेयर होल्डर सिर्फ किन शेयर्स के लिए लाइबल होंगे? शेयर होल्डर सिर्फ उतनी वैल्यू के लिए लाइबल होंगे जो शेयर्स अनपेड हैं, यानी कि जो शेयर्स शेयर होल्डर ने ले रखे हैं बट उनकी वैल्यू पे नहीं की है कंपनी को, तो बस उस नॉमिनल वैल्यू तक के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। अनपेड वैल्यू के लिए लाइबल होंगे और सारे शेयर्स के लिए लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, ये सुविधा सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में ही मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरा हमारा डेरिवेशन है वो ये है कि अगर कंपनी गारंटी से लाइबल हो, गारंटी यानी कि अगर ज़मानत देकर कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी को लिमिटेड किया गया हो। देखिए, एक तो शेयर खरीद कर लिमिटेड किया जाता है और एक होता है ज़मानत देकर लिमिटेड किया जाता है। तो अगर कंपनी लिमिटेड है बट बाई गारंटी लिमिटेड है, तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी का होगा, जो यानी कि जो गारंटीड अमाउंट होगा, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी फिक्स करती है अपने मेमोरेंडम में कि ये अमाउंट दे के आप गारंटी दे रहे हो कंपनी को, ठीक है। तो जो गारंटी का अमाउंट पे किया होगा इसके शेयर होल्डर्स ने, वो उस अमाउंट तक के लिए ही वो लाइबल होंगे। और ये जो गारंटी होती है कंपनी की, यानी कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो अमाउंट उन्हें कंपनी को देना पड़ेगा। और ये जो लिमिटेड बाई गारंटी वाला फीचर जो होता है वो तभी अराइज होता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, यानी कि लिक्विडेशन में होती है, ठीक है। अब अनलिमिटेड कंपनीज का केस आता है। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी के केस में हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि जनरली जब से लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर आया है तब से लोग लिमिटेड कंपनीज ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज फॉर्म करने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का वो ये है कि हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानते हैं। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब है ये है कि कोई भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है, आर्टिफिशियल इसलिए बोला जाता है बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड अदर दैन दी नेचुरल बर्थ प्रोसेस, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का जिस तरीके से जो नेचुरल बर्थ होती है किसी पर्सन की, उस तरीके से कंपनी का जन्म नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ। अब सिंस इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लीगल पर्सन। एंड पर्सन इसलिए बोला जाता है बिकॉज वी आर गिविंग सम राइट्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, यानी कि कुछ लाइबिलिटीज़ और राइट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन बीइंग की तरीके ही हम कंपनी को कुछ राइट्स और लाइबिलिटी गारंटी करते हैं, तो इसीलिए से हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का वो है कॉमन सील, यानी कि अब चूंकि कंपनी को आप एक ऑफिशियल लीगल पर्सन मान रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट तो उसके डायरेक्टर्स करेंगे, यानी कि कंपनी खुद तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकती है बिकॉज इट्स अ लाइफलेस एंटिटी। तो
कंपनी को जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो इसके डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पर ही कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कंपनी का अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, क्योंकि कंपनी का अकाउंट खुलता है तो कंपनी का अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। वो सिग्नेचर कंपनी के सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे लगाया जाता है, उसे ही हम कॉमन सील के नाम से जानते हैं। एक फिक्स सिग्नेचर होता है जो सारे डायरेक्टर, सारे मेंबर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ कंपनी के नाम पे अगर भेजी जा रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है या फिर कोई भी अमाउंट दिया जा रहा है, कुछ भी चेक दिया जा रहा है, तो उस पर वो सील लगती है, ठीक है, कंपनी की मुहर, इसको आप समझ सकते हैं एक तरीके से। तो लेकिन ये जो कॉमन सील वाला फीचर है, इसको ये देखिए ध्यान रखने वाली बात है, ये हमें ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो था, मतलब 2013 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है कंपनी एक्ट में, 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये चीज़ बोल दी गई है कि कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी के पास कॉमन सील हो ही, वो चाहे तो कॉमन सील नहीं भी रख सकते हैं। अब ऐसे केस में होता क्या है, देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इफेक्ट क्या होता है कॉमन सील ना होने का। अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास, तो उस केस में कंपनी ऑथराइजेशन कैसे करेगी डॉक्यूमेंट का, ये कैसे सिद्ध होगा कि ये डॉक्यूमेंट इसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, ऑथराइजेशन किसी भी डॉक्यूमेंट का या तो 2 डायरेक्टर्स कंपनी के करेंगे, और या फिर कंपनी का एक डायरेक्टर और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ये ऑथराइज करेगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या कंपनी के सारे कामों को, ठीक है। अब ये जो कंपनी के फीचर्स हैं, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको दिया है, और इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आप मेंस के एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जब आप कंपनी के फीचर्स डिफाइन करेंगे। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है अजीत, वो उसकी एक टिम्बर कंपनी है, ठीक है, वो टिम्बर कंपनी में शेयर होल्ड करता है और 99.9% शेयर होल्ड करता है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे शेयर उसी के हैं, ठीक है, टिम्बर कंपनी में। इसके अलावा वो कंपनी का मेजर क्रेडिटर भी है, यानी कि उसने कंपनी को बहुत सारा लोन भी दे रखा है। अब वो कंपनी के जो टिम्बर्स हैं उनका इंश्योरेंस कराता है, पर वो इंश्योरेंस अपने नाम पर कराता है। अब कुछ महीने बाद क्या होता है कि जो टिम्बर होता है वो एक एक्सीडेंटल फायर की वजह से सारा टिम्बर ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से कंपनी को लॉस होता है। तो अजीत इंश्योरेंस क्लेम करता है टिम्बर के लिए जो कि उसने कराया हुआ था। तो अब क्या यहाँ पर अजीत का क्लेम वैलिड माना जाएगा? तो देखिए इसका आंसर है कि नहीं, अजीत का क्लेम वैलिड नहीं माना जाएगा, और जो इंश्योरर कंपनी है वो मना कर सकती है अजीत को क्लेम देने से। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए कंपनी को हमने कहा ना कि कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, और इसके साथ साथ कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और यहाँ पर भले ही अजीत शेयर होल्ड करता हो या मेजर क्रेडिटर हो, लेकिन वो कंपनी नहीं है। कंपनी की जैसा मैंने आपको फर्स्ट फीचर में ही बताया, कंपनी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी अपने मेंबर से अलग एक एंटिटी है, उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो उसने यहाँ पर टिम्बर का इंश्योरेंस अपने नाम पर लिया था, और टिम्बर यहाँ है किसकी प्रॉपर्टी? टिम्बर कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए यहाँ पर अजीत का क्लेम वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर नहीं है, ठीक है। तो वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के नाम पर आप अपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए आप अपने नाम पर तो इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी और अजीत को अलग अलग ट्रीट किया गया है। अब इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1897 का केस है ये, सोलेमन वर्सेस सोलेमन कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, देखिए ये केस इंपॉर्टेंट, इसके बाद बहुत सारे केस आए जो जिसमें कुछ डिफरेंट फैसले भी हुए, और इसी केस से रिलेटेड वो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल की मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट वीडियो में, वो भी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप ये केस देख लीजिए क्योंकि ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कई बार। तो सोलेमन वर्सेस सोलेमन में क्या हुआ था कि सोलेमन नाम का जो व्यक्ति था उसकी एक उसका लेदर का बिजनेस था, उसमें वो बूट वगैरह बनाता था। तो उसने क्या किया कि एक कंपनी क्रिएट की, सोलेमन कंपनी लिमिटेड, और वो सारा बिजनेस उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, कंपनी को रजिस्टर करा लिया, और कंपनी के डायरेक्टर्स के तौर पे वो खुद, उसकी वाइफ, उसके 5 बेटे, इनको उसने कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। अब इसके बाद क्या, अब जो उसने कंपनी रजिस्टर की थी उसमें उसने 20,000 के तो शेयर लिए, 20,000 पाउंड के उसने शेयर लिए, ठीक है। और इसके अलावा 10,000 के उसने डिबेंचर्स दिए, यानी कि डेट, ठीक है। इसके बाद उसने 6,000 पाउंड का लोन लिया बाहर कुछ और क्रेडिटर्स से। अच्छा, जो 10,000 के डिबेंचर्स थे
वो उसने सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, यानी कि उसने कंपनी के असेट्स जो थे, कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी, कंपनी के जो असेट्स थे उनको सिक्योर करके लिए थे, यानी कि उस डेट के बदले में उसने जो कंपनी के एसेट्स थे उनको गारंटी के तौर पर रखा था। यानी इसका मतलब ये होता है कि एसेट सिक्योर करने का मतलब ये होता है कि आपने 10,000, मान लीजिए उसने 10,000 पाउंड का डेट दिया कंपनी को, और उसके बदले में उसने कंपनी के जो असेट हैं उनको गिरवी रख लिया। ये मान लिया कि अगर कंपनी डेट नहीं चुका पाएगी तो कंपनी के असेट बेच के उसका डेट चुका दिया जाएगा। तो ये जो डेट था ये एक सिक्योर डेट था जो उसने लिया था, सॉरी कंपनी को दिया था। और इसके अलावा उसने 6,000 रुपये का डेट कंपनी के लिए लिया बाहर, 6,000 पाउंड का डेट उसने दूसरे क्रेडिटर्स से, जो दूसरे क्रेडिटर्स थे उनसे लिया, बट वो एक अनसिक्योर्ड डेट था, ठीक है, यानी कि उसके बदले में उसने उन्हें कोई गारंटी नहीं दी। अब कंपनी को लॉस हो गया, फिर कंपनी वाइंड अप करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने डेट की डिमांड की कि जो उनका पैसा है जो उन्होंने दिया है 6,000 पाउंड, वो उनको वापस किया जाए। तो जो इनिशियल कोर्ट में हियरिंग हुई, सिविल कोर्ट में, तो वहाँ पर ये बोला गया कि हाँ इनको डेट वापस किया जाना चाहिए और सोलोमन उनको डेट वापस करेगा उनका। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील में भी सेम फैसला किया गया। बट जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केस आया तो उन्होंने ये बोला कि सोलोमन और सोलोमन कंपनी ये दो अलग अलग लोग हैं। सोलोमन इज सेपरेट पर्सन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और भले ही सोलोमन ने अपने ही वाइफ और अपने ही बच्चों को डायरेक्टर बना रखा है, लेकिन वो सब कंपनी से अलग है, कंपनी के एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से अलग है। और यहाँ पर जो कि सोलोमन का जो डेट है वो सिक्योर्ड डेट है, यानी जो 10,000 पाउंड के उसने डिबेंचर्स दिए हुए थे वो सिक्योर्ड डेट है, वो कंपनी के एसेट्स पे उनकी गारंटी है। तो इसलिए पहले कंपनी सोलोमन को डेट चुकाएगी और उसके बाद जो है बाकी क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी को एक सेपरेट तरीके से ट्रीट किया गया और ये माना गया कि कंपनी और ये जो कंपनी है वो सोलोमन की कंपनी होने के बावजूद सोलोमन से अलग है, यानी कि सोलोमन और सोलोमन की कंपनी ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं और आप दोनों को एक साथ या एक इक्वल फुटिंग पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का यहाँ पर फ़ायदा सोलोमन को मिला। ठीक है, तो ये केस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कोई और डाउट है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी कि डेफिनेशंस, जिसमें मैंने डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी, कि आप एक बार बेयर एक्ट से रीडिंग कर लीजिएगा और आपको किसी भी डेफिनेशन को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, and till then study hard and be safe. Bye bye.